जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी 147 पर। दोस्तों आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस में ये टॉपिक जो है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों समय ज़ाया ना करते हुए सीधे टॉपिक की ओर चलेंगे। टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों एक बात और बता दूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक जो है उसका वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप आराम से जाकर के देख सकते हो। अब बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों गैसों की कुल संख्या अगर पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ गैसेस है 11 यानी कि 11 गैसें हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि ये गैसें कहां पर है, कौन से समूह में, कौन से आवर्त में है या फिर कौन से भाग में है। अगर मैं आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मॉजले जी ने बनाई थी, तो आपको एक बात, ये आधुनिक आवर्त सारणी की बात है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों अगर मैं मोटा मोटा सा रफ डायग्राम बनाऊं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है और फाइनली लास्ट में कौन सा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और नीचे की ओर होता है दोस्तों कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एस, पी, डी और एफ ब्लॉक की एक एक की। दोस्तों फिर बता दूं, हर एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट है सभी की बात करूंगा। तो एस ब्लॉक जो दोस्तों है उसमें क्या रखा गया है, जो एस ब्लॉक है दोस्तों, ये कलर अच्छा नजर आएगा नहीं मेरे ख्याल से, है ना, तो मे बी रेड कलर इज बेटर। अब ब्लैक ले लूं, ठीक है भैया ब्लैक ले लेते हैं। दोस्तों जो एस ब्लॉक होता है ना, उस एस ब्लॉक में क्या क्या रखा गया है। एस ब्लॉक शुरू में होता है और इसमें दोस्तों मेटल्स रखी गई है यानी कि धातुओं को रखा गया है। एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, इसमें अपवाद स्वरूप एक चीज है, चीज बोले तो हाइड्रोजन, खाने वाली चीज नहीं मित्रों, हाइड्रोजन को भी इसमें रख दिया गया है। और हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो क्या है, एक गैस है। यानी कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व है वो सब के सब क्या है दोस्तों, वो सब के सब मेटल्स यानी कि धातुएं हैं। बात करते हैं पी ब्लॉक की। दोस्तों पी ब्लॉक में दो चीजों को रखा गया है, सॉरी तीन चीजों को रखा गया है। इसमें आपको मेटल्स भी मिलेगी, नॉन मेटल्स भी मिलेगी यानी कि अधातुएं भी मिलेगी और मेटेलॉइड्स यानी कि उपधातुएं भी मिलेगी। ठीक है, मेटल्स भी मिलेगी, नॉन मेटल्स भी मिलेगी और मेटेलॉइड्स भी मिलेंगे। और पी ब्लॉक में क्या है, एक जिग जैग लाइन बनी हुई है ऐसे, ठीक है, सीढ़ी नुमा लाइन बनी हुई है जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है यानी कि मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करती है। अब इसमें क्या है दोस्तों, लेफ्ट साइड में तो क्या है, मेटल्स हैं और राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डी ब्लॉक जो है ना दोस्तों, डी ब्लॉक, उसमें सारी की सारी कौन है, सारी मेटल्स अवेलेबल है इसमें, सारी कौन है, मेटल्स है। और जो एफ ब्लॉक है दोस्तों, उसके अंदर भी वैसे तो मेटल्स ही है भैया, आवाज तो ना रही, ठीक है। तो एफ ब्लॉक जो है ना दोस्तों, इसके अंदर भी मेटल्स ही रखा गया है और एफ ब्लॉक जो है ना दोस्तों वो डी ब्लॉक का ही पार्ट है। ठीक है, आगे और बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं, तो गैसेस के नंबर्स कितने हैं, 11। एक बात और बता दूं इसी के साथ में, सबसे ज्यादा गैसें कौन से स्तंभ यानी कि कौन से कॉलम में रखी गई है, तो जो सबसे अंतिम कॉलम है जिसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, आगे इसको अच्छे से समझा दूंगा मैं, क्वेश्चन बना रखा है मैंने इसका भी, जिसको नोबल गैसेज या फिर जीरो गैसेज बोलते हैं, इसमें रखा गया है किसको दोस्तों, सबसे ज्यादा गैसेज को, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारी नोबल गैसेज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जो नॉन रिएक्टिव गैसेज होती है वो 18 कॉलम में रखी गई है, 18वें स्तंभ में रखी गई है।
किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कैसे निकालते हैं? आपको मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको समस्थानिक, संभारिक और ये सब कुछ बहुत अच्छे से बता रखा है। तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। कैसे होती है? हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के, यार ये चल क्यों नहीं रहा? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? एक तो होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है दोस्तों कौन सा? 1H3। नाम लिख लेना। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। यानी कि इसको बोलोगे आप क्या? प्रोटियम, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं क्या? ट्राइटियम। जो वायुमंडल में हाइड्रोजन है दोस्तों वो होता है 1H1 यानी कि प्रोटियम, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं कितने? 0। कैसे? एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, A = Z+N। Z+N, यहाँ A होता है मास नंबर, Z होता है एटॉमिक नंबर और N होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और दोस्तों ये जो ऊपर की ओर लिखा होता है ना, ये होता है मास नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो A का अमाउंट 1 दे रखा है, Z की वैल्यू 1 है और N की वैल्यू निकालनी है। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 0। यानी कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0। तो मैंने आपको दोस्तों ये बताया कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है, तो आप क्या बताओगे कि प्रोटियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि वायुमंडल में या हमारे वातावरण में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों प्रोटियम ही वो समस्थानिक है जो हमारे वायुमंडल में बहुत अच्छे से पाया जाता है। तेज कर दिया क्या आपने इसको? हो गया तेज? चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु यानी कि लाइटेस्ट मेटल कौन सी है? दोस्तों एलिमेंट नहीं पूछा है, मेटल पूछा है। एक तो पूछेगा एलिमेंट यानी कि तत्व, और इसमें क्या पूछा है आपको? मेटल यानी कि धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी है जिसका वेट सबसे कम होता है, जिसका मास सबसे कम होता है? दोस्तों वो एलिमेंट है लिथियम। अब लिथियम का सिंबल की बात करें तो लिथियम का सिंबल होता है दोस्तों Li। लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li। ठीक है। कौन से ग्रुप में पाया जाता है? कौन से ग्रुप में पाया जाता है दोस्तों? ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है दोस्तों? S ब्लॉक का एलिमेंट है। 3 बातें आपको याद हो जाएगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट यानी कि सबसे हल्का तत्व लिथियम है जो S ब्लॉक के पहले ग्रुप में पाया जाता है। इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, तो दोस्तों लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। इसके मास की बात करें या भार की बात करें तो इसका भार होता है लगभग 6 पॉइंट कुछ या 7 बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? सर्वाधिक लिखा है यहाँ पे ना, सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है जब मैंने मॉडर्न टेबल का स्ट्रक्चर बताया था। देखो पहले ही क्वेश्चन में शायद मेरे ख्याल से ये चीज़ थी अपने पास, ये देखो चल रहा ना, मैंने यहां बताया था आपको कि ये जो 18th ग्रुप होता है, 18वां वर्ग होता है, 18th ग्रुप में सबसे ज्यादा गैसेस पाई जाती है। तो आप कह सकते हो कौन से वर्ग में? 18वें वर्ग में। और 18वें वर्ग के लिए जो कुछ और फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो 18वें वर्ग का उपनाम क्या क्या है? उपनाम
यानी कि इसे और क्या क्या कहते हैं अपन, तो इसके उपनाम क्या क्या है दोस्तों। एक तो इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप। एक इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो गैसेज है उसको बोलते हैं नोबल गैस, ठीक है। एक बोलते हैं नॉन रिएक्टिव गैसेज या नॉन रिएक्टिव ग्रुप, ठीक है। अक्रिय गैसें बोलते हैं इनको, या फिर जीरो समूह बोलते हैं। अब दोस्तों जीरो समूह है या फिर नोबल गैसें या फिर नॉन रिएक्टिव या फिर अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं, उसका भी कारण है दोस्तों। उसका कारण क्या है, जो 18वें वर्ग के तत्व हैं उनके बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों। 18वें वर्ग के तत्व या गैस बोल सकते हो, तत्वों या फिर गैसों का बाहरी कोश पूर्णतः भरा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, है ना। अतः यह निष्क्रिय गैसें होती हैं। कौन सी गैसें होती है दोस्तों, निष्क्रिय गैसें होती है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 18वें वर्ग में जो धातुएं हैं जो गैसें हैं उनको नोबल गैस या फिर नॉन रिएक्टिव गैसेज या फिर अक्रिय गैसेज क्यों कहते हैं। तो क्या बताओगे दोस्तों, बिकॉज इनका आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो बाहरी कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल पूर्णतः भरे होते हैं, यानी कि इनका अष्टक पूरा होता है। अपवाद क्या है दोस्तों, इसमें भी एक अपवाद है, इसमें अपवाद बता देता हूं मैं आपको, है ना। 18वें वर्ग के तत्व, अरे यार 18वें वर्ग के तत्व दोस्तों, 18वें वर्ग में कौन कौन से तत्व उनकी बात करते हैं। एक होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन Kr, जिनॉन और रेडॉन। ये 18वें वर्ग के तत्व हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, यानी कि किसी से क्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये किसी से क्रिया नहीं करते। क्रिया क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका बाहरी कोश जो है पूर्णतः भरा होता है, या फिर ऐसे कहूं इनका अष्टक पूरा होता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कहानी छोटी सी क्या है कि हीलियम में अष्टक नहीं होता है। हीलियम में अष्टक क्यों नहीं होता है, क्योंकि हीलियम जो है ना दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और पहला ही कोश होता है 2। इसमें 2 के 2 पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना गेन करेगा, ना शेयरिंग करेगा, बिकॉज खुद से ही पहले से स्टेबल है, तो इसको किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती इसमें, इसीलिए इसका अष्टक तो पूरा नहीं होता लेकिन बाहरी कोश पूरा भरा होता है, ठीक है। नियॉन, जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन और जिनॉन ये जो है ये नोबल गैसेज है। और फैक्ट्स की बात मैं आगे क्वेश्चंस के अंदर करूंगा, इसके बारे में मैं 2-3 क्वेश्चन और लाया हूं। अब बात करते हैं कौन सी अक्रिय गैस, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। दोस्तों मैंने अक्रिय गैसें बता दी आपको कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये गैसें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। अब कौन सी गैस नहीं पाई जाती दोस्तों, वो गैस नहीं पाई जाती जो सबसे लास्ट में पाई जाती है और जिसका नाम क्या है, रेडॉन। यानी कि रेडॉन गैस जो है दोस्तों वो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो दोस्तों अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। थोड़ी देर पहले ही समझा दिया कि इनका अष्टक पूरा होता है, बाहरी कोश पूरा भरा होता है, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में सबसे, ये क्री की मात्रा सब में गायब है भैया, कोई एरर आ गया था। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है दोस्तों, सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है, क्रियाशील अधातु कौन सी है, तो क्रियाशील अधातु दोस्तों फ्लोरीन, इसका सिंबल F होता है। और दोस्तों जो F होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है, ये 17वें वर्ग का समूह है, सॉरी 17वें वर्ग का सदस्य है। और 17वें वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं बताओ दोस्तों, 17वें वर्ग के तत्वों को बताओ क्या कहते हैं,
हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक बात और, 17वें वर्ग के तत्वों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। ये कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा, यानी कि इनकी वैलेंसी या फिर संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? इसकी वैलेंसी या फिर संयोजकता होती है 1। ये किस प्रकार के आयन बनाते हैं दोस्तों? ये बनाते हैं -1 वाले आयन, ठीक है, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है और अपना बाहरी कोश पूरा करना होता है। तो दोस्तों ये थी 17वें वर्ग के बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पौधों में पर्णहरित के रूप में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? यानी कि प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, उनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल में जो है कौन सा मेटल पाया जाता है दोस्तों? उस मेटल का नाम है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर की बात करें, यानी कि इसके परमाणु क्रमांक की बात करें, तो दोस्तों मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, ठीक है। अष्टक इसका इस प्रकार भरा होता है, पहले कोश में 2 बढ़ते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 2। यानी कि ये किस प्रकार के आयन बनाता है दोस्तों? ये बनाता है Mg+2, यानी कि +2 वाले आयन बनाएगा। और तो क्या बताऊं, वैलेंसी इसकी 2 हो ही गई, बस ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होती है। और क्लोरीन ही नहीं, 17वें वर्ग के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोडियम के बारे में 2-3 बातें बताता हूं मैं आपको। इसका सिंबल जो होता है वो होता है Na, सोडियम, ठीक है। और बात बताता हूं इसके बारे में। इसका जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 11। और बताता हूं सोडियम को दोस्तों, सोडियम क्या करता है? यह वायु और जल से आसानी से क्रिया कर लेता है। हाँ भैया 1 मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था दोस्तों, यह वायुमंडल में जल और वायु से आसानी से क्रिया कर लेता है। और दूसरी बात क्या बताता हूं मैं आपको छोटी सी दोस्तों, सोडियम को दोस्तों केरोसिन में स्टोर किया जाता है। सोडियम को कहां रखा जाता है दोस्तों? केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन के तेल में रखा जाता है, तेल में रखा जाता है, ताकि ये वायुमंडलीय जल और ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करे। भैया ज़्यादा फास्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? दोस्तों ई की मात्राएं मिसिंग है सभी में, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज दोस्तों करी थी हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखा गया है। एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए। पी उपकोष मैंने आपको कहा सबसेल जो होती है, एक तो होता है एस, एक तो होता है एस सबसेल। अबे चल जा ढंग से मेरे बाबू। एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ। दोस्तों किसी भी उपकोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। यहाँ n क्या होता है?
नंबर ऑफ शेल कौन सा कोष है? S के लिए n की वैल्यू जो है दोस्तों वो 1 आती है, P के लिए n की वैल्यू 2 आएगी, D के लिए n की वैल्यू 3 आएगी, F के लिए n की वैल्यू 4 आएगी। और मेरे ख्याल से समझदार को इशारा बहुत होता है और आप बहुत बेहतरीन समझदार इंसान हो। n की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे दोस्तों तो 2n स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, यानी कि S ब्लॉक में या S उपकोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। P की बात करें, जब 2n स्क्वायर के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 4 दूनी 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें 8, इसमें 2। और D के अंदर कितने होंगे दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा बताओ दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मैक्सिमम होंगे। F की बात करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, कितने हो गए बताओ 18 हो गए ना। तो S उपकोष में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, P में होते हैं 8, D में होते हैं 18 और F में होते हैं 32। F में कितने होंगे दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 16 कितना होएगा 32 पढ़ ले। तो दोस्तों आपने ये याद रखना है कि S ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने 2, P में होते हैं 8, D में होते हैं 18 और F में होते हैं 32। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर्ड है 118। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? थोड़ी देर पहले एक फैक्ट आया था दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कौन से क्रम में रखा गया है? तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो आपको बोलना है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। और अगर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल बोले तो आपको बोलना है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है, या परमाणु भार भी बोल सकते हो। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंडलीफ ने रखा था। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है, 22 टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स होती है। ज़्यादा फैक्ट इसमें याद नहीं करना कुछ आपको अलग से। नेक्स्ट है कौन सी नॉन मेटल यानी कि कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों केवल एक नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है, और एक मेटल भी ऐसी है जो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर दोस्तों अधातु यानी कि नॉन मेटल की बात करें तब तो आएगा आपके पास ब्रोमीन। तब तो क्या आएगा दोस्तों? तब आएगा आपके पास ब्रोमीन। और ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है दोस्तों? Br। कौन से वर्ग का समूह है बताओ जरा आप? फिर कल बाहर आएगी, ये 17वें वर्ग से संबंधित है ना। फिर बात करते हैं विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ये तो चांदी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर घर में जो अपन काम में लेते हैं वो तो कॉपर होता है, मतलब घर की जो वायरिंग होती है दोस्तों उसमें तो कॉपर वायर काम में लेते हैं, लेकिन कॉपर वायर काम में क्यों लेते बताओ जरा एक बार। दोस्तों कॉपर वायर इसलिए लेते हैं बिकॉज कॉपर जो है ना चांदी की तुलना में थोड़ा सस्ता होता है और करंट भी अच्छा फ्लो हो जाता है उसमें, है ना। लेकिन सबसे अच्छा सुचालक बोले तो चांदी यानी कि सिल्वर। चांदी का एक और बात बताता हूँ, चांदी का सिंबल आपसे बार बार पूछ लेता है ना। इसका सिंबल होता है Ag, जिसको वैसे बोलते हैं सिल्वर। अच्छा, एक तो होता है सिल्वर और एक होता है सलूर। ये कई बार सुनते होंगे अपन दादा दादी के नाम से, सलूर। सिल्वर यानी कि सलूर का मतलब क्या होता है? ये एक मेटल एलॉय होता है जो इजीली रस्टिंग नहीं होता है। भैया कॉल आ रहा है, एक बार ले लो यार। अरे फ़ोन ले लो, फ़ोन किसी का फ़ोन आ रहा है, दीदी का। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे अपन। सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों सिलिकॉन जो है ना, उसको सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन
सिंबल होता है SI, ठीक है। नेक्स्ट है तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। दोस्तों एक तो है तारा और एक है सूरज यानी कि सन यानी कि सूर्य, और सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। तारा चंद नहीं, और तारा वो भी नहीं जिसकी आप दिल में बिठा के बैठे हो, ठीक है ना। एक तारा, एक सितारा, एक चांद तारा, है ना। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ले आऊं? अरे तेरे लिए नहीं रे, किसी के लिए लाऊंगा। तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व दोस्तों वो है हाइड्रोजन। वो कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन। इसके बारे में फैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता चुका हूँ मैं ना। सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, वो सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। दूसरी बात, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? तो सूर्य में 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरी बात, सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन? दोस्तों सूर्य में होती है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों? 2 नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? एक नाभिक टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा नाभिक बनाता है, वो होता है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फिजन होता है नाभिकीय संलयन, 2 नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस, व्हाट इज द लाइटेस्ट गैस इन यूनिवर्स? बताओ दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? पहले जो आती है वही तो हमारा प्यार होती है, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1.0006 होता है ना। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? बताओ दोस्तों, सर्वाधिक, यहां मात्रा आएगी। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व है दोस्तों कौन सा? ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन। ओ एटॉमिक नंबर 8, वैलेंसी यानी कि संयोजकता पूछे तो 2। नेक्स्ट, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? विच गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन आवर एटमॉस्फेयर? हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों हाइड्रोजन मत कर देना, ऑक्सीजन मत कर देना, यहाँ कर देना नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। क्यों भाई नाइट्रोजन ही क्यों? कितनी % होती है बताओ वायुमंडल में नाइट्रोजन? 78%। कितनी % दोस्तों? 78% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये कितना होता है? फास्फोरस कौन से ग्रुप का सदस्य है बताओ पहले तो? नेपाल, ग्रुप याद करने की ट्रिक है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ना पी ऐसे सबके बीच, एन से ना, पी ऐसे सबके बीच। तो ये ट्रिक है इस ग्रुप को याद करने की। और ग्रुप कौन सा है दोस्तों बताओ? 15वां ग्रुप है, सॉरी 10, 2, 12, 13, 14, 15वां ग्रुप है ना, 15वां ग्रुप है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, 2, 12, बेकन 10, 2, 12, 13, 15वां ग्रुप का मेंबर है। और उसके अलावा बताओ आप लोग कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर भी कितना होता है इसको? 15 ही होता है, ठीक है। तो ग्रुप भी 15 और एटॉमिक नंबर भी 15। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बच्चे को पता है कि बच्चों को क्या पिलाया जाता है? दूध। और दूध में क्या पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 20, यानी कि 20 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे।
सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सबसे चमकीली और कठोर अधातु यानी कि नॉन मेटल, ऐसी जो हार्डेस्ट हो और शाइनिंग अच्छी हो उसकी, तो वो कौन सी अधातु है दोस्तों? एक होता है कार्बन, और कार्बन के 3 एलोट्रोप यानी कि समस्थानिक, 3 समस्थानिक होते हैं। वैसे 2 होते हैं, आपको बताता हूं मैं, डिवाइड अगर अच्छे से करोगे तो एक तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप और एक होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, क्रिस्टलीय अपर रूपों में कौन कौन से होते हो दोस्तों? अरे ढंग से लिख जा रे। क्रिस्टलीय दोस्तों, मात्राएं मुझे नहीं पता कैसे कैसे आएगी। क्रिस्टलीय 3 होते हैं, डायमंड यानी कि हीरा, ग्रेफाइट जिसको ग्रेफाइट ही बोलते हैं, और तीसरा होता है फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। तो इनमें दोस्तों डायमंड ऐसा होता है, डायमंड ऐसा नॉन मेटल का एलोट्रोप यानी कि अपर रूप होता है जो सबसे चमकीला भी होता है और जो सबसे कठोर भी होता है। और अक्रिस्टलीय अपर रूप में दोस्तों कोल, चारकोल है ना, कोयला, काजल, ये सब कुछ आ जाते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में एक तो होते हैं आवर्त, एक होते हैं समूह। मैंने बताया आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और नीचे की ओर होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, और खड़ी जो रेखाएं हैं उनको स्तंभ कहते हैं, उनको कहते हैं स्तंभ। और जो आड़ी लाइनें हैं दोस्तों इनको कहते हैं क्या? समूह है, आवर्त। जो आड़ी रेखा है इनको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? आवर्त बोलेंगे। और कुल कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? 7 आवर्त होते हैं और 18 इसमें स्तंभ होते हैं। स्तंभ कहो आप, समूह मत कहो। 18 क्या होते हैं दोस्तों? स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों या फिर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? उनको दोस्तों कहते हैं समस्थानिक। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम होते हैं। अच्छा एक बात और, ये तो हो गया जिसमें समान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन जिसमें समान तो हो न्यूट्रॉन, जिसमें क्या हो दोस्तों? समान तो कौन हो? न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या। और अलग अलग कौन हो? प्रोटॉन। तो उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? उसको अपन कहेंगे समभारिक यानी कि आइसोबार, यानी कि आइसोबार। और समस्थानिक को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं समस्थानिक को आइसोबार। और ये क्या होता है नरेंद्र भैया? आइसोबार और आइसोटोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया? दोस्तों वर्गीकरण की कहानी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है डॉबेरिनियर के त्रिक नियम से। तो आप क्या बताओगे दोस्तों, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? डॉबेरिनियर ने। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिया था? तो अष्टक का नियम किसने दिया था दोस्तों? अष्टक का नियम दिया था लुईस कॉसेल ने। और कॉसेल का अष्टक नियम भी कहते हैं। और नियम ये कहता है दोस्तों कि कोई भी तत्व तब स्थायी होगा जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हो, तब वो क्या हो जाएगा? स्थायी। और दूसरी बात यह कही थी कि कोई भी तत्व हमेशा अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक पूरा करती है और अधातु इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करती है। नेक्स्ट फैक्ट है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? दुनिया दुनिया बच्चा बच्चा जानता है, कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो सबसे बड़ा तत्व है ना, इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको बनते हुए। और बड़ा पूछा कि भारी पूछा? बड़ा पूछा ना, इसके बारे में नहीं मिलेंगे, भारी के बारे में मिलेंगे आपको। सबसे बड़ा तत्व है दोस्तों CS यानी कि सीजियम। सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? दोस्तों संक्रमण तत्व जो है ना, उनको D ब्लॉक के अंदर रखा गया है। कौन से ब्लॉक में? D ब्लॉक में। और D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या फिर क्या कहते हैं अपन दोस्तों? ट्रांजिशन एलिमेंट। और क्यों कहते हैं दोस्तों? उसका रीजन क्या है बताओ? रीजन क्या है कि ये परिवर्तित कैसे लिखा जाएगा? परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या हुआ? पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त या सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? छठवां ग्रुप दोस्तों सबसे बड़ा है। कैसे है बताता हूं मैं आपको। ये पीरियोडिक टेबल है, S ब्लॉक, ये P ब्लॉक, ये D ब्लॉक और नीचे की ओर दोस्तों कौन सा है? F ब्लॉक। ये पहला आवर्त हाइड्रोजन और हीलियम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। दोस्तों सातवां जो वर्ग है ना, उसको एक और नाम है उसका, जिसको बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। यानी कि इसमें क्या है ना दोस्तों, कुछ तत्वों की खोज नहीं की गई है अभी भी, उनको मान लिया गया है कि ये तत्व वायुमंडल में पाया जाता है या फिर डिस्कवर कर लिया जाएगा। लेकिन छठवां जो वर्ग है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें से कुछ तत्वों को निकाल करके F ब्लॉक में फिट कर दिया गया है। तो F ब्लॉक को सबसे बड़ा आवर्त कहते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोस्तों कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल से बात और करूंगा मैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? सिक्का धातु कहा जाता है दोस्तों। एक तो है अपने पास 17वां वर्ग, जिसको बोलते हैं अपन हेलोजन। एक है 18वां, जिसको बोलते हैं अपन क्या? नोबल गैस या फिर अक्रिय गैस। और एक है सिक्का धातु, जो 11वें वर्ग के एलिमेंट है। कौन से वर्ग के दोस्तों? 11वें वर्ग के तत्व, इनको अपन क्या बोलते हैं? सिक्का धातुएं कहते हैं। ठीक है। सबसे भारी गैस कौन सी है दोस्तों? बताओ सबसे भारी गैस कौन सी है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती? वो है रेडॉन, और यही हमारी सबसे भारी गैस है। नेक्स्ट है, हमारे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं दोस्तों। कौन सी गैस है? रेडॉन Rn। विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है? दोस्तों नॉन मेटल्स जो है, यानी कि अधातुएं जो होती है, वो अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करती, यानी कि अपने अंदर से धारा प्रवाह नहीं होता है उनके अंदर से। लेकिन जो कार्बन के 3 अपर रूप मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, उनमें से जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? उसमें एक कार्बन जो है ना, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन ग्रेफाइट में केवल 3 ही ऑक्टेट पूरे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही धारा का चालन करता है, करंट फ्लो करवाता है। तो ग्रेफाइट वो अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है? तो 2 तत्व है। अगर यह तत्व की बात कर रहा है तो दोस्तों 2 तत्व होते हैं जो
लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। एक तो होता है मरकरी, यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, पारा, सिंबल होता है Hg, और एक होता है ब्रोमीन, एक क्या होता है दोस्तों, ब्रोमीन, यानी कि Br। ये तो क्या होती है, मेटल यानी कि धातु जो लिक्विड स्टेट में होता है, और ए होती है नॉन मेटल। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, द्रव अवस्था में बता दिया मैंने आपको, ब्रोमीन होती है। नेक्स्ट है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बच्चा जानता है, हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, सबको पता है। नेक्स्ट है, मिट्टी के तेल में रखने वाला तत्व वीडियो क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था, कौन होता है, सोडियम, यानी कि Na, एटॉमिक नंबर 11 बता दिया था आपको मैंने। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रव अवस्था में है बता दिया मैंने, 2, पारा और ब्रोमीन। नेक्स्ट है, सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक घनत्व होता है ऑस्मियम का, OS का। और सबसे अधिक भारी तत्व आपसे पूछ ले, सबसे अधिक भारी तत्व, तो भी आपको किसका नाम बताना है दोस्तों, ऑस्मियम का ही नाम बताना है। तो दोस्तों ये थी आप अपनी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो सभी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। 100% सही समय पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम।